अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमने स्टार्ट किया था और अब हम उसके सेकंड लास्ट टॉपिक में हैं जो कि हमारा नॉलेज 2.6 है। इसमें हमने इक्वेशंस को हल करने के बारे में जानना शुरू किया था। कल का हमारा लेक्चर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे था। आज का हमारा एसएलओ क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। वैसे तो 9th क्लास में हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में भी जान चुके हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में भी जान चुके हैं और क्रैमर रूल के बारे में भी जान चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हर मैट्रिक्स कम से कम 3/3 का है। तो आज हमने ये जो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड देखना है, ये 3/3 पे देखना। हमेशा की तरह मैंने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब देख लें। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। क्या डेफिनेशन है? होमोजीनियस सिस्टम यह है जिसमें कांस्टेंट्स आवर द इक्वालिटी, जिन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अगर मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं तो तीनों इक्वेशंस का इज इक्वल के पार 0 0 0 होना चाहिए। ये नो होमोजीनियस इक्वेशंस की निशानी है। क्लियर है जी कि कांस्टेंट्स आवर द इक्वालिटी और कांस्टेंट टर्म्स शुड बी 0। ठीक है जी, हैव 0 एज देयर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारे एसएलओ में नहीं है, ना हम इनमें डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट एसएलओ में हम इसमें डिटेल में जाएंगे जब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ। होमोजीनियस में कांस्टेंट्स आवर द इक्वालिटी 0 थे, इसमें जो है वो क्या है? नॉन जीरो है। बस होमोजीनियस में इज इक्वल के उस पार 0 0 मिलेंगे, जबकि नॉन होमोजीनियस में एट लीस्ट एक इक्वेशन ऐसी जरूर मौजूद होगी जिसका कांस्टेंट 0 नहीं होगा। क्लियर है? जबकि होमोजीनियस में तीनों इक्वेशन 0 0 होनी चाहिए और नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट एक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की हासियत यह होगी सिस्टम की कि इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आल्दो सर्टेन कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह कल हमने देखे। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। तो नॉन होमोजीनियस कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को नहीं समझा तो वो कल वाला लेक्चर प्ले कर ले। बहरहाल आज हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स को सोल्व करना है और इनका एक यूनिक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? चलते हैं एसएलओ के मेन हिस्से की तरफ। एसएलओ का मेन हिस्सा क्या था? क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा। आपके 9th क्लास वाले मेथड को ही मैंने डेफिनेशन में समराइज किया है। क्रैमर रूल क्या है? इट्स अ मेथड टू सोल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे? डिटर्मिनेंट्स कैसे इस्तेमाल होते थे? स्क्रीन प्लीज। Where each variable is found by dividing the determinant of a modified matrix। हम modified matrix बनाते थे और उस
मॉडिफाइड मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते थे। वो मॉडिफाइड मैट्रिक्स हम कैसे बनाते थे अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे। तो क्रैमर रूल डिटर्मिनेंट्स को इस्तेमाल करता है और स्पेशली मॉडिफाइड मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स को जब आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर है जी? ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस की निशानी आपको नजर आ गई, क्योंकि इसके कांस्टेंट्स ओवर द इक्वालिटी जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। मेरी बात समझ गए? होमोजीनियस में क्या होना चाहिए था? 0 0 0, जबकि नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट एक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इसमें तीनों ही नॉन जीरो हैं। क्लियर? तो हम जब क्रैमर रूल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तीन तरह की टर्म्स है मेरे पास, तो तीन तरह के मैट्रिसेस बनेंगे। कौन सी तीन तरह की टर्म्स है मेरे पास? नंबर 1 मेरे पास कोफिशिएंट्स है, नंबर 2 मेरे पास वेरिएबल्स या अननोन है, नंबर 3 कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट्स ओवर दी इक्वालिटी है, या इक्वल साइन के पार जो कांस्टेंट्स। क्लियर है जी? तीन तरह के मेरे पास टर्म्स हैं और तीन तरह के मैंने मैट्रिसेस बना दिए। एक इज इक्वल के पार, एक इज इक्वल के पार और दो इस तरफ। अब इनमें वैल्यूज लगाते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स जिसको मैं ए कहूंगा, आप डी भी कह सकते हैं, ए कह दें, डी कह दें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। दूसरे को एक्स कहूंगा जिसमें हमारे वेरिएबल्स आएंगे, और तीसरे को मैं कहूंगा बी। इतना प्रोसीजर इनवर्स मैट्रिक्स मेथड में भी सेम है। अब हम इनमें वैल्यूज को पुट करते हैं। ए कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स था 2 1 2, 1 3 1 1 -2 2, वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 और कांस्टेंट्स ओवर द इक्वालिटी थे 4 3 1। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैंने इक्वेशन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया? मैट्रिसेस में। तो ज्यादातर जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो बैकग्राउंड में क्रैमर रूल यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है जी? अब ये करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। 2 1 2, 1 3 1, 1 -2 2। सिंपल हम एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 6 + 2 -1, 2 + 4 +1 × 1 - 6, 2 ज़रब 8 -1 ज़रब 6 जमा 1 ज़रब -5, 16 - 6 - 5। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 5। क्लियर है? आप इसको एक्सटेंड करके डायगोनल्स बना के भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स के तो अब आप सारे मास्टर हैं। फिर भी कोई बच्चा डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहता है तो नॉलेज 2.3 की वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। ठीक है जी? नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने यहां पर एक कंडीशन याद रखनी है।
अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस केस में नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट। गॉट इट? क्योंकि हमने बैकग्राउंड में देखा इट इन्वॉल्व्स डिवीजन, इट इन्वॉल्व्स डिवीजन। तो डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो इंफिनिटी की तरफ बात चली जाती है, अनडिफाइंड सा सॉल्यूशन बन जाता है। बेहतर यही है कि हमने अनडिफाइंड की जगह कहना है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, अगला काम है स्पेशली मॉडिफाइड मैट्रिक्स तैयार करना। मेरे 3 वेरिएबल्स हैं तो मैं 3 मॉडिफाइड मैट्रिक्स तैयार करूंगा। एक का नाम रख लिया A1, जो कि मुझे मेरा फर्स्ट वेरिएबल देगा डिवीजन के बाद डिटर्मिनेंट्स की, A2 A3। ठीक है जी। आप D यूज कर सकते हैं, A1 की जगह D1 लिख सकते हैं, या A1 की जगह AX लिख सकते हैं, वट एवर फिट्स यू, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस के वेरिएबल आपने क्या नाम रखा है, अनटिल अनलेस वो क्लियर है कि वो बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता। अब जब A1 हमने बनाना है तो जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसके फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया अभी फॉर द टाइम बिंग। जब मैंने A2 बनाना है तो मैंने सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दिया, और जब मैंने A3 बनाना है तो मैंने थर्ड कॉलम को इग्नोर कर दिया। स्पेशली मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स में से जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स था उसमें से एक एक कॉलम को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? जो मेरा कांस्टेंट टर्म्स वाला मैट्रिक्स है, ये वाला कॉलम, क्लियर है? ये वाला कॉलम यहां पे लग जाएगा। क्या था ये था जी 431। मैं कलर चेंज कर देता हूं, 431 431 431। ये मेरे स्पेशली मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन गए। मैं इनको इसी वक्त डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख देता हूं जस्ट टू सेव सम टाइम। क्लियर है? अब x1 निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, x2 निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, x3 निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। गॉट इट? अब A डिटर्मिनेंट तो हम सबके पास मौजूद है। हमने सिंपल कौन से डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं? A1 A2 A3। क्लियर है? अगर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूं, आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। A1 का डिटर्मिनेंट आएगा 6 जमा 2 8 8 4 32, 2 जमा 3 2 6 6 जमा 2 8 8 माइनस 8 3 माइनस 3 0। A1 का डिटर्मिनेंट आएगा मेरे पास 24। क्लियर है जी? अब इसी तरह अगर मैं A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूं, आप
भी डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। असल मकसद हमारा ये तो नहीं जानना कि हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, असल मकसद अब क्या है ये जानना कि आप इस डिटर्मिनेंट से सोल्यूशन किस तरह निकालते। ठीक है जी। अच्छा जी, A2 की अगर मैं बात करूं, 3 2 6, 6 2 8, 8 2 16 और 2 जमा 2 4, 2 जमा 4 6, 6 माइनस 4 माइनस 24, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये कितना आ गया, ये आ गया -8 -5 -13। क्लियर है। और A3 का डिटर्मिनेंट जो है वो मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये वीडियो लाइव चल रही है तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा कौन सी चीज पहले लिखी थी, कौन सी चीज बाद में लिखी थी। A3 का डिटर्मिनेंट लेता हूं तो वो आएगा 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस माइनस +5 और 1 माइनस 6 -5 -20, ये आ गया जी -15। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स आपके सामने जो है लाइव सोल्व हुए। आप सारे क्या करें, पाउज द वीडियो हेयर फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए वीडियो रोकें और इन डिटर्मिनेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करें, क्या आपके भी यही जवाब आते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ चुके, A1 का डिटर्मिनेंट क्या आया था बॉयज एंड गर्ल्स, 24 और A का डिटर्मिनेंट था 5, A2 का आया था -13 और A3 का क्या आया था -15। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन है। ये मेथड हम सब इससे ऑलरेडी फेमिलियर थे, इसे जानते थे कि ये क्या है, हमने इसे रिकॉल किया, लेकिन कैसे, 3x3 के फॉर्मेट में। तो 3x3 के डिटर्मिनेंट्स हम सबको आते हैं, उन डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है। स्पेशली मॉडिफाइड मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया वो भी आपके सामने है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एसएलओ का दूसरा हिस्सा विच वाज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने 9th क्लास में देखा था, सीखा था। थोड़ा सा रिकॉल कर लें और एक एग्जांपल करते हैं तो एसएलओ 100/100 क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या तरीकेकार इन्वॉल्व था, मैट्रिक्स इन्वर्जन में आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे। जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बना रहा हूं मैं, जिसमें कोफिशिएंट्स कैद हैं, उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे और इनवर्स फाइंड करने के बाद उस इनवर्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से या कांस्टेंट टर्म से या कांस्टेंट सावर द इक्वालिटी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। इनवर्स बनाया और कांस्टेंट सावर द इक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। क्लियर। वही क्वेश्चन लेकिन इसे हमने अब डिफरेंट तरीके से सोल्व करना है। याद रखिए, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सोल्व करें, उसका सॉल्यूशन हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आप अपना पुराना तरीका कार भी लगाते हैं, वो सब्सटीट्यूशन करके 3 इक्वेशन से 2 बनाते हैं और 2 को सोल्व करते हैं और फिर तीसरे वेरिएबल को निकालते हैं, उससे भी जवाब सेम आना चाहिए। तो 3 तरह की टर्म्स थी, 3 तरह के मैट्रिसेस मैंने बना दिए।
कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन या वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स। ए एक्स बी, ये नाम मैंने पहले भी रखे थे, लेकिन अब इन नामों का मतलब आप देखें कि ए वाला मैट्रिक्स एक्स वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी वाला मैट्रिक्स। ए वाला मैट्रिक्स एक्स वाले से मल्टीप्लाई होके कौन सा मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी वाला मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेरे पास ये सिचुएशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इफ आई मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स आइडेंटिटी बनता है, आइडेंटिटी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, इसमें तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है। तो याद रखिए कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एक्स की जिस साइड पर है, जब आप इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे तो वो उसी साइड पर आना चाहिए। ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द एक्स, so does A inverse on the left side of B. Got it? Fine, clear, ठीक है जी। अब हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B है, जो हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स टू गिव x। क्लियर? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स मैंने निकालना है। इनवर्स निकालने के दो तरीके हम सीख चुके हैं। एक तरीका है एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट, ये हमने कल वाले लेक्चर में सीखा। दूसरा इनवर्स निकालने का तरीका था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं आइडेंटिटी के साथ और रो ऑपरेशन चलाते जाएं। लेफ्ट पर आइडेंटिटी बनानी है, राइट पर खुद ब खुद इनवर्स बनता जाएगा। रिमेंबर, ये हमारा फ्लैट एसएलओ था कि यूज रो ऑपरेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Clear? Whatever method fits you best, you should choose that. I would suggest कि आप adjoint our determinant कर लें इनवर्स बनाने के लिए। एडजॉइंट हमने कल के लेक्चर में सीखा कि इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें आप, पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, फिर इसका ट्रांसपोज लें तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। ठीक है, फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक 3/1 का मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। उस 3/1 के मैट्रिक्स को जब आप x के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा व्हाट आर माय रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। ठीक है जी, गॉट इट। ये आपने खुद करना है
इट इज बीइंग लेफ्ट एज योर होम टास्क। कोफैक्टर्स हम निकालना सीख चुके हैं। कोफैक्टर्स निकालें, उनको प्लेस करें, प्लेस करने के बाद ट्रांसपोज लें, एडजॉइंट बन गया, एडजॉइंट बन जाए तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, इनवर्स बन जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है मिस्टर लुकमान, काइंडली ओपन द वर्कशीट एंड द क्वेश्चन बैंक। वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक में भी हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपने करने हैं। किताब में सिर्फ 3-3 सवाल हैं, लेकिन यहां पर थोड़े से ज्यादा सवाल मैंने लिखे हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें। क्लियर है? याद रखिए, अनटिल अनलेस कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक आप करें तो करें, नहीं तो दोनों के जवाब हमेशा सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर अपनी कैलकुलेशंस को एक दफा गो थ्रू करें। क्लियर है जी? ये सवाल 8 नंबर के लिए बहुत सूटेबल है और ये पुराने कुरिकुलम में भी एसएलओ मौजूद था और नए कुरिकुलम में भी मौजूद है और ये बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी परसों एक नए एसएलओ के साथ। इस चैप्टर में हमारे तकरीबन अब 2 एसएलओस रह गए हैं। ठीक है जी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज, दिस इज द टाइम। रेयान, ओके जी, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर।